Very good evening to my dear student and my dear friend। जैसा कि कल हम लोग फर्स्ट क्लास को स्टार्ट कर चुके हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सेक्शन को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने स्टार्ट किया है द सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसको कि हम लोगों ने 8 सेक्शन में बांटा था। पिछले क्लास में ये बताया गया था और अगर किसी का पिछला क्लास छूटा हो तो आप उसे प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं कि हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत को 8 सेक्शन में बांटा है। और उनमें से जो पहला सेक्शन था अभिलेखीय सामग्री के माध्यम से जो हमें जानकारी मिलती है, उनका क्लास हो चुका है। अगर किन्हीं का छूटा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके पुनः देख सकते हैं। तो आज हम लोग उन्हीं 8 सेक्शन में से सेक्शन सेकेंड 2 नंबर पे जो हमारा था जीवन चरित एवं संस्मरण, इसमें कौन कौन से सामग्री है, कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से हम आधुनिक भारतीय इतिहास को जान सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नंबर 2 से लेकर नंबर 8 तक का डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पे हमारा जीवन चरित एवं संस्मरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब अंग्रेज भारत आए तो उनके साथ ईसाई मिशनरियाँ भी आई और ईसाई मिशनरियों का काम था भारत में का प्रचार करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। इसी बहाने वो अपना समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो कार्य करते थे, एजुकेशन के क्षेत्र में भी कार्य करते थे और उनके साथ उनके इतिहासकार भी आते थे और उनके साथ क्या एक्टिविटी हुआ, क्या क्या कार्य उन्होंने किया, क्या क्या चुनौतियों से सामना करना पड़ा, हर चीज़ को वो लिखा करते थे। इसी क्रम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेस मिलते हैं जो कि उन ईसाई मिशनरियों के लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। उसमें से कुछ का नाम, पुस्तक का नाम, राइटर का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला है हमारा नंबर 1 पे देखिए आप सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ पेनिनसुला। ये एक पुस्तक है और इस पुस्तक की रचना कब हुई है? 1814 में। आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, इसकी रचना कब हुई है, इससे हमें क्या चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये जो उसके नीचे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए उनके नीचे, आप जैसे कि ये 1814 है, बेंजामिन हेन है, भारतीय प्रायद्वीप है और आर्थिक उत्पाद, इनसे क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला पूछा जाएगा सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला, इसकी रचना कब हुई है? 1814 में। इसके रचनाकार कौन है? बेंजामिन हेन। इससे हमें किस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है? तो भारतीय प्रायद्वीपीय भारत, जो हमारा दक्षिण भारत है, इसके अलावे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के भी आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो विषय वस्तु क्या है? आर्थिक, इकोनॉमिक बेस्ड पे ये पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का वर्णन किया है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला, इस पुस्तक से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के किस सेक्शन की? आर्थिक क्रियाकलाप की जानकारी। किस क्षेत्र का? विशेष रूप से तो प्रायद्वीपीय भारत, जो हमारा दक्षिण भारत होता है, इसके अलावे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका का जानकारी मिलता है और इसके रचनाकार बेंजामिन हेन है। ये जो पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये आपको याद रखना होगा। तो जीवन चरित एवं संस्मरण में पहला हमने देखा। दूसरा है ट्रेवल्स इनटू बुखारा। ट्रेवल्स इनटू बुखारा दूसरा पुस्तक है। इसके
लेखक कौन है? यहाँ पे आप देखिए, अलेक्जेंडर बर्न्स। इसकी रचना कब हुई? 1834। इसके अलावे इससे और एक जानकारी मिलती है कि इस पुस्तक समय किस चीज के बारे में जानकारी मिलती है? तो भारत से काबुल की यात्रा का वर्णन है। अलेक्जेंडर बर्न्स की पुस्तक है ट्रेवल्स इनटू बुखारा। इस पुस्तक की रचना कब हुई? 1834 में। इसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर बर्न्स। और इसमें क्या चीज का वर्णन है? भारत से काबुल की यात्रा का वर्णन है। आपसे क्वेश्चन ऐसा, भारत से काबुल की यात्रा का वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलती है? 4 पुस्तक का नाम दे देगा, उसी में आपको ट्रेवल्स इन बुखारा दे देगा। अगर आपको याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से आंसर सही कर लेंगे। और ये ऐसा सेक्शन है, यहाँ आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे पिछले टॉपिक में हम लोग देखा, उसी तरह ट्रेवल्स इन बुखारा की रचना कब हुई? 1834। लेखक कौन है? अलेक्जेंडर बर्न्स। इसमें क्या चीज का वर्णन है? भारत से काबुल की यात्रा का वर्णन। और ये सारी जो गतिविधियां ईसाई मिशनरियों के लेखकों के द्वारा की रचना है, उन्हीं की गतिविधियों का संकलन है ये। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, डायरी ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। डायरी ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया। इसके लेखक हैं डेविडसन, और इसकी रचना हुई 1843 में। आपको यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, 1843 में इसकी रचना हुई, इसके लेखक डेविडसन है। नेक्स्ट जो हमारा पुस्तक है वो है ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स। इसकी रचना हुई है 1855। 1855। इसके लेखक कौन है? जॉन बटलर। और इससे हमें किस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है? तो असम। इससे हमें असम के बारे में जानकारी मिलती है। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, किस पुस्तक से हमें असम के बारे में जानकारी मिलती है? तो उसमें ऑप्शन आपका ये रहेगा, ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स। जॉन बटलर की रचना है, 1855 में लिखी गई है। इससे हमें असम के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे एक पुस्तक है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध। ये पुस्तक, जैसा नाम से स्पष्ट है, यहाँ पे आपको अवध दिया हुआ है, आपको इस चीज़ में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। किस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है? तो अवध के बारे में जानकारी मिलती है। जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध नामक पुस्तक से अवध की जानकारी मिलती है। इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार स्लीमैन। रचनाकार है इसके स्लीमैन। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के सेक्शन को कुल 8 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। उसी में से 2 भाग कंप्लीट हो गया, कल हमने किया था एक, और आज अभी दूसरा पार्ट कंप्लीट हुआ, जीवन चरित्र और संस्मरण। अब तीसरा पार्ट को देख रहे हैं। इन 8 में से तीसरा पार्ट हमारा समाचार पत्र और पत्रिका है। निश्चित ही भारत में प्रेस का आविष्कार हो चुका था, और अंग्रेज तो इसको लिखते ही थे, अनेक भारतीय नेताओं के द्वारा भी समाचार पत्रों को लिखा जाता था। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपका हर एग्जाम के लिए। ये जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र को कौन प्रकाशित करता था, इसके संपादक कौन थे, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जिसका प्रकाशन भारत में होता था, कुछ समाचार पत्र ऐसे भी थे जिसका प्रकाशन भारत से होता था, और कुछ का विदेशों से भी होता था, जो कि भारतीय ही विदेशों में रहकर उसे प्रकाशित करते थे, अपने विचारों को प्रचारित करने का काम करते थे। और आज़ादी के जो आंदोलन था, आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम था, फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें वो लोग जान फूंकने का काम करते थे और लोगों को एक्टिव रखते थे अपने समाचार पत्रों के माध्यम से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आप इसे पेंडिंग ना छोड़ें,
आप इसे 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे और एक बार लिख लेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे सबसे पहला समाचार पत्र यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, बंगाल गजट, और ये भारत का पहला समाचार पत्र है, बंगाल गजट। भारत में इसके पहले कोई अखबार नहीं चलता था, कोई न्यूज़पेपर नहीं चलता था। ये भारत का पहला समाचार पत्र है, बंगाल गजट। इसकी रचना कब हुई? 1780 में। और इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, एक अंग्रेज थे। इन्होंने समाचार पत्र का भारत में प्रारंभ किया। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट की रचना कब हुई थी, या बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में। बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि एक अंग्रेज ही थे। इसी तरह द हिंदू, आप दो यहाँ पे देखिए, द हिंदू एवं स्वदेश मित्रम, इस समाचार पत्र से भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसी तरह केसरी, केसरी और मराठा, जो कि काफ़ी फेमस समाचार पत्र था बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक जो कि महाराष्ट्र के थे, और हम लोग जानते हैं एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनकी 2 रचनाएं 2 समाचार पत्रों को प्रकाशित करते थे, मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। तो इन दोनों से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त सामग्री मिल जाती है। और जब हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ेंगे तो आपको ये पता भी चल जाएगा ये दोनों जो समाचार पत्र थे कितने क्रांतिकारी समाचार पत्र थे। इन्होंने ऐस क्रांतिकारियों को इस तरह उत्तेजित कर दिया कि वो जाके अंग्रेजों, जो भ्रष्ट अधिकारी होते थे, उनकी हत्या तक कर देते थे, मतलब जोश से लबरेज कर देते थे। उनकी जो लेखन शैली थी बाल गंगाधर तिलक की, अगर कोई युवा पढ़ता था तो वो जोश से लबरेज हो जाता था और इतने आक्रोशित भाव में भर जाता था कि जाके जो करप्ट अंग्रेज अधिकारी थे, दुष्ट अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी हत्या तक कर देते थे। तो ये इनके समाचार पत्रों का दम था। तो इन समाचार पत्रों के माध्यम से भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इसके अलावे यहाँ पर देख रहे हैं बंगाली, इसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा था। इनसे भी हमें काफ़ी जानकारी मिलती है आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने का। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बंगाली पत्रिका के लेखक संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। केसरी किसकी रचना है? बाल गंगाधर तिलक की। मराठा किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। द हिंदू किसका है? सुब्रमण्यम अय्यर का। बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की का। उसी तरह अमृत बाजार पत्रिका के संपादक 2 व्यक्ति थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये दोनों इनके संयुक्त संपादक थे। सुधारक, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले से परिचित होंगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी इसे अपना गुरु मानते थे। उनकी ये पत्रिका थी। उनका एक सुधारक, सुधारक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी तरह मिरर, मिरर का एसएन सेन। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आपको याद कर लेना है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की रचना है। इसी तरह एडवोकेट, एडवोकेट जीपी वर्मा। एडवोकेट किसकी रचना है? जीपी वर्मा। सोम प्रकाश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश हो गया, वॉइस ऑफ इंडिया हो गया, सुधारक हो गया, ये बार बार क्वेश्चन आते हैं ये। तो सोम प्रकाश किसकी रचना है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना है सोम प्रकाश। जैसे मैंने पहले भी कहा था, भारतीय समाचार पत्र थे जिसका प्रकाशन भारत में होता था। इसके अलावे कुछ समाचार पत्र ऐसे भी थे जिनका प्रकाशन भारत से बाहर, लेकिन भारतीयों द्वारा ही भारत से बाहर उनका प्रकाशन किया जाता था। और अब हम लोग देखेंगे उन विदेशी प्रकाशनों को। उन विदेशी प्रकाशनों को अब देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इसकी रचना, इसके संपादक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिन्होंने कि इंडिया हाउस
नामक संगठन बनाया था लंदन में, जो एक तरह से भारतीय क्रांतिकारियों का दूसरा घर हुआ करता था। वीडी सावरकर हो या लाला हरदयाल हो, ये जो भी बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए, अधिकतर लोग इंडिया हाउस के मेंबर हुआ करते थे। लंदन जब भी जाते थे, उनका अड्डा वहीं पे होता था, ठहरना, वहीं पे सलाह मशवरा करते थे। तो उनके जो कर्ता धर्ता थे, संस्थापक थे इंडिया हाउस के, श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। लंदन में ही उनका निवास था, वहीं से वो क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते थे। तो वही एक समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, जिसका नाम है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो आपसे पूछा जाएगा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के संपादक कौन थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये कहाँ से प्रकाशित होता था, तो लंदन से, भारत से नहीं, लंदन से। ओके, तो इसी तरह आगे तलवार। तलवार जो प्रकाशन था, तलवार समाचार पत्र का, वो बर्लिन से प्रकाशित होता था, जर्मनी। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में। तो तलवार का प्रकाशन कहाँ से होता था, बर्लिन से। इसके संपादक कौन थे, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, याद रखना है। इसी तरह आगे हम लोग देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे यहाँ पे देखिए गदर। गदर नामक समाचार पत्र, और गदर विद्रोह भी हुआ था। तो गदर विद्रोह किसने किया था, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल और भी करतार सराभाई थे उससे जुड़े हुए, और भी लोग थे। तो ये 1913 में गदर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो वही वही जो संगठन एक गदर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन करता था, जिसका प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को में, कहाँ है, अमेरिका में। तो गदर आंदोलन जो कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से ही प्रारंभ हुआ था, उनकी ही एक पत्रिका थी, गदर पत्रिका भी थी, जिसके संपादक में 3 लोगों का नाम आपको मिलेगा। ये तीनों उसके संपादकीय कार्य से जुड़े हुए थे, लाला हरदयाल, करतार साराभाई, गोविंद बिहारी लाल। तो ये गदर पत्रिका के संपादक कौन थे, संयुक्त रूप से 3 आदमी थे, गोविंद बिहारी लाल, करतार साराभाई, लाला हरदयाल। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से इसका प्रकाशन होता था। और जो गदर विद्रोह हुआ था 1913 में, उन्हीं के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता था। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, विदेशी प्रकाशन में हमारा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान समाचार पत्र जो था, इसका प्रकाशन होता था वैंकूवर, मीन्स कनाडा से, और इसके संपादक थे तारक नाथ दास। आपसे पूछा जाएगा हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो वैंकूवर। वैंकूवर कहाँ है, कनाडा में। तो ये सारे जो हम लोगों ने समाचार पत्रों के बारे में देखा, इन समाचार पत्रों से भारतीय इतिहास के बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसीलिए इनका अध्ययन हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में करते हैं। स्रोत के रूप में मौखिक साक्ष्य को भी हम लोग लेते हैं। मौखिक साक्ष्य, हालांकि यह बिना लिखे किसी घटना का जिक्र पीढ़ी दर पीढ़ी करता है, और लोग इसे मानते चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्रोतों का अभाव होता है, प्रामाणिकता का अभाव होता है, यह अप्रामाणिक होता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नहीं माना जाता है। लेकिन अगर इस संबंध में कभी प्रमाण मिल जाते हैं, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के बन जाता है। अगर आपको मौखिक रूप से किसी बात को बचपन से ही बताया जाता है, आप भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सुनते आते हैं, और अगर आप फिर कभी उस चीज़ को देख लेते हैं, उदाहरण कहीं आपको मिल जाए, तो आपका वो जो जो सुनते आ रहे हैं, आप जो मौखिक रूप से सुन रहे हैं, वो उसके प्रति आपकी जो आस्था वो बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पे, जैसे हम लोगों ने बचपन से सुना है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भगवान राम ने पुल का निर्माण कर श्रीलंका पर आक्रमण किया था। रावण का जो है श्रीलंका, रावण के लंका पर आक्रमण किया था, और अभी वैज्ञानिकों ने उस पुल को ढूंढ लिया है हिंद महासागर में, उस पुल का भी प्रमाण मिला है। तो यहाँ पे प्रमाणिक मिलने के बाद जो मौखिक हम लोगों ने सुना था, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे थे, वो
सत्य प्रतीत हो जाता है वो अप्रमाणिक से प्रमाणिक हो जाता है। इसलिए मौखिक साक्ष्य को भी हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत को जानने में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। और 5वां नंबर में हम लोग देखने वाले हैं सृजनात्मक साहित्य। तो सृजनात्मक साहित्य किसे कहते हैं? तो इनमें 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है: उपन्यास, कहानी और निबंध। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से उपन्यास थे जिससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, कौन कौन से कहानियाँ थी जिससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, और कुछ स्पेशल निबंध जो कि जिन्होंने किसी पार्टिकुलर चीज़ पे लिखा, उस निबंध से भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे जो कि 3 भाषा उर्दू, हिंदी और तमिल के 3 महत्वपूर्ण उस दौर के आधुनिक भारतीय इतिहास के कवि थे, आप लेखक थे, मान सकते हैं मोहम्मद इकबाल उर्दू के, निराला जी हिंदी के और सुब्रमण्यम भारती तमिल के। आधुनिक भारतीय इतिहास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। तो इस दौर के जो उपन्यास थे, कुछ उपन्यास के नामों का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और ये आपको एकदम याद करने, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर, लेकिन मैं चाहूँगा आप इसे कॉपी में लिख लें तो आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। मोबाइल से पढ़ने में आपको कभी कभी बोरियत का एहसास होता है, और जो कॉपी में आप एक बार इसको लिख लेते हैं तो लिखने के दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी, और वो परमानेंट आपके मस्तिष्क में रहेगा, आपके कॉपी में भी परमानेंट रहेगा। तो मैं चाहूँगा आप इससे कॉपी में नोट कर लेंगे। तो ये पार्ट बताया था मैंने कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी क्वेश्चन के मोड में भी डिस्कशन किया है, आप समझ रहे हो क्वेश्चन कितने तरह से यहाँ पे बन सकता है। तो देख लीजिए आप, जैसे यहाँ पे हमारा उपन्यासों का हम लोग जिक्र कर रहे हैं पहले भी। उपन्यासों में अभी सबसे पहला आनंद मठ उपन्यास है, आनंद मठ। इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। इससे क्या मिलता है? सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसी से लिया गया है। तो आपसे यहाँ कितने तरह क्वेश्चन बन सकता है? सबसे पहले, आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। सन्यासी विद्रोह की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, किस उपन्यास से मिलती है? तो आनंद मठ से। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बने लगभग। कौन कौन से? पहला, आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। क्वेश्चन नंबर 2, सन्यासी विद्रोह की जानकारी हमें किस उपन्यास से मिलती है? आनंद मठ से। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। सन्यासी विद्रोह के बारे में जानकारी देने वाले लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऐसे ही हमें 4 क्वेश्चन इससे देख देख पा रहे हैं। इसी तरह जितना भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सब क्वेश्चन के रूप में है, और उसी उसी को हमने लिया है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के रूप में आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएगी, और क्वेश्चन बोर्ड में भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आगे जब भी एग्ज़ाम के पहले आप अच्छे से प्रिपेयर आपका हो जाए। और मैं जो बोल रहा हूँ जिस तरह के क्वेश्चन को, आप उसे नोट डाउन कर लें। जितने तरह का क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकता है उसे बना लें, तो आपके लिए आने वाला एग्ज़ाम का जो नज़दीक समय रहेगा, आप ज़्यादा परेशान अस्त व्यस्त नहीं रहेंगे। आप आराम से जॉली मूड में हंसते खेलते एग्ज़ाम दे देंगे। आपको रात भर जगने की, रटने की आदत नहीं पड़ेगी। आप अभी से सारा कुछ करते हुए निकल जाएंगे। इसी तरह जो दूसरा हमारा उपन्यास, हिंद आने वाला ब्रिटानिया। हिंद आने वाला ब्रिटानिया, इसके लेखक कौन है? सूर्यराम देसाई जो महाराष्ट्र के थे। इससे क्या मिलता है जानकारी? ब्रिटिश भारत की राजनीतिक स्थिति। ब्रिटिश भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है हमें किससे? हिंद आने वाले ब्रिटानिया। और ये इसके लेखक कौन है? सूर्यराम देसाई। इसी तरह
यहाँ पे है मोहन रा रजनी, ये उपन्यास है, इसके लेखिका है गिरिजा देवी। इससे हमें जानकारी मिलता है विशेषकर सामाजिक क्षेत्र के बारे में, सामाजिक मनोभूमि के बारे में। जो गिरिजा देवी की जो पुस्तक है मोहनरा रजनी, और उसी तरह अगर इस पुस्तक का भी देखें हम, दसी कालिक मोसा बलई, यह है राम तीरथ थम्माल। ये इन दोनों पुस्तकों से हमें सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक भारतीय इतिहास का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में इन दो पुस्तकों से जानकारी मिलती है, मोहनरा रजनी और दशकालीन मोसा बलई। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से हमें आधुनिक भारतीय इतिहास का सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, तो होगा मोहनरा रजनी और दसी कालीन मोसा बलई। तो दसी कालीन मोसा बलई के लेखक कौन है? राम तीरथ थम्माल, और मोहनरा रजनी का गिरिजा देवी। इसी तरह आगे हम लोग देखेंगे प्रेमचंद। सभी इनके नाम से वाकिफ होंगे, जिन्होंने कि अपने समय में क्रांति ला दिया उपन्यास के क्षेत्र में, चाहे वो कहानी लेखन के क्षेत्र में हो। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि उपन्यास के रूप में थी वो है रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम। ये इन उपन्यासों से हमें प्रेमचंद जी की जो ये रचनाएं हैं, इससे हमें भारतीय ग्रामीण जो सामाजिक स्थिति थी और ग्रामीणों की समक्ष जो चुनौतियां थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो प्रेमचंद की अधिकतर रचनाएं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हुई थी, और इनसे हमें ग्रामीण आधुनिक भारतीय इतिहास के ग्रामीण पृष्ठभूमि का बहुत ही अच्छा और वहाँ का समाज संस्कृति जो भी चीज़ें थी इनकी रचनाओं से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है आधुनिक भारत के संदर्भ में। इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पॉपुलर फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है मेला आंचल। इससे भी हमें ग्रामीण भारत के बारे में जानकारी मिलती है। इसी तरह अनटचेबल, अनटचेबल किसकी रचना है? मुल्कराज आनंद की। इससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। कंथापुरा, राजा राव। कंथापुरा, कंथापुरा के लेखक है राजा राव। तो ये भी आपको याद रखना है, कंथापुरा के रचनाकार राजा राव। इसी तरह जो हमारा इस सेक्शन का लास्ट है स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स जो उपन्यास उसके लेखक R.K. नारायण, जिससे भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इनका जो दूसरा सेक्शन है जो हम लोग सृजनात्मक साहित्य देख रहे हैं, उसी में आप कहानी, ये जो कहानी वाला पार्ट है, तो कुछ कहानी है जैसे पोस्ट मास्टर, किसकी रचना है? पोस्ट मास्टर काबुली वाला टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत के महान कवि, लेखक, चित्रकार, मतलब बहुप्रतिभा धनी व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है पोस्ट मास्टर और काबुली वाला। इनसे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है। इसी तरह आगे जब बढ़े तो यहाँ पे कफन, कफन, पूस की रात, ये दो किसकी रचना है? प्रेमचंद की। प्रेमचंद की ही कहानी है कफन और पूस की रात, जो ग्रामीण आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पूस की रात आप लोगों ने बहुत लोगों ने शायद अपने बचपन के 4 या 5 के बुक में ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि किसान किस तरह इस पूस की ठंड में अपने खेतों में के झोपड़ी में सोते हैं, उसी को लेकर ये कहानी बनाया गया है पूस की रात। उसी तरह कफन काफ़ी मार्मिक कहानी है कफन में भी, और ये प्रेमचंद जी की रचना है, और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य जो आधुनिक भारतीय इतिहास का है उसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से जानकारी उपलब्ध कराता है। शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, इससे हमें भी राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है आधुनिक भारतीय इतिहास का। राजनीति,
नाम से स्पष्ट है, शतरंज। शतरंज जो खेल होता है वो गेम का खेल होता है, माइंड का खेल होता है। तो वही होता है आज के नेता भी। राजनीति में क्या होता है, राजनीति में सिर्फ माइंड गेम होता है, माइंड गेम होता है। तो वही है, शतरंज के खिलाड़ी से भी हमें राजनीतिक जो होता है मॉडर्न इंडिया का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का राजनीतिक सेक्शन, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। इसी क्रम में जब आगे बढ़ते हैं तो चित्रकारी, आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के लिए चित्रकारी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र है। चित्रकारी में कैसे, ये समझना होगा चित्रकारी से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो जिस काल में चित्रकला की रचना होती है, उस चित्र को बनाने में, उस चित्र का जो थीम होता है, उस चित्र को जिस तरीके से बनाया जाता है, उस काल के बारे में बहुत कुछ वो कह देता है। तो चित्रकारी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स है आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने में। इसके अलावे उस दौर में जो हमारे चित्रकार होते थे वो राष्ट्रवादी होते थे। तो कुछ ऐसे ऐसे चित्रों को बनाते थे जो कि लोगों को उद्वेलित कर देता था। शोषण को इस तरीके से वो अपने चित्रों के माध्यम से दिखाते थे। अंग्रेज जैसे भारतीयों का शोषण करते थे और ये चित्रकार उस शोषण को, उस दमन को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। और जो उस चित्र को देखते थे और सच में दिल से भारत माता के सपूत होते थे और सच्चे क्रांतिकारी होते थे, वो उद्वेलित हो जाते थे और क्रांति पे आमदा हो जाते थे। और क्रांति का जो आंदोलन है स्वतंत्रता, उसमें वो कूद पड़ते थे। तो चित्रकला का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसे कहानी उपन्यास का था, चित्रकला का भी रोल उससे कहीं कम नहीं है। तो ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि एक एक पॉइंट को। इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि कंपनी चित्रकला, चित्रकला में भी एक था कंपनी चित्रकला। ये काफ़ी चल रहा था उस दौर में। तो इसका आरंभ कहाँ से हुआ था? पटना से। आधुनिक भारतीय इतिहास में कंपनी चित्रकला चलता था। इसका आरंभ हुआ था कहाँ से? पटना से। बहुत से जगह में कला के स्कूल खोले गए, आर्ट स्कूल खोले गए भारत में उस दौर में, जिसमें कि प्रमुख थे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। और ये सारी 1857 के विद्रोह के बाद इन जगहों पे कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में कला स्कूल खोले गए, जहाँ ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के तर्ज पर कला की शिक्षा दी जाती थी, चित्रकला की शिक्षा दी जाती थी। इसी तरह जब हम 19वीं सदी के अंत, 19वीं सदी का अंत मतलब हो गया 1890 के बाद, 19वीं सदी के अंतिम दशक 1890 के पश्चात जो भारतीय चित्रकला है उसमें राष्ट्रवाद आ गया, उसमें देशभक्ति आ गई। अब जो चित्रकार थे उनके अंदर राष्ट्रवाद और देश प्रेम की भावना भर गई। अब उनकी रचनाओं में का जो थीम होता था वो भारत को आज़ादी कैसे मिली, इस थीम पर वो रचनाएं लिखते थे, इस थीम पर वो चित्र बनाते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा, वो भारतीयों को किस तरह अंग्रेज शोषित कर रहे थे, किस तरह उसे परेशान कर रहे थे, उसकी जिंदगी को नरकिया बना दिया था। इन सब चीज़ों को अपने चित्रों में दिखाने लगे। इनसे भारतीयों को उन्होंने उत्तेजित किया आज़ादी की लड़ाई में आने के लिए। अगर हम बात करें प्रमुख राष्ट्रवादी चित्रकारों में आधुनिक भारत के, तो नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, अवनिंदर नाथ टैगोर का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से लिया जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा अवनिंदर नाथ टैगोर का संबंध किस क्षेत्र से है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में पारंगत थे, नंदलाल बोस किस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए थे। तो इन सब चीज़ों, इन सब तीनों का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो इन लोगों का नाम आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम ही नाम है उस दौर के चित्रकारों में, लेकिन ये सारे सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आप याद रखेंगे नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा और अवनिंदर नाथ टैगोर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के चित्रकार रहे थे और ये राष्ट्रवादी चित्रकार थे। इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण स्मारक भी हैं जिससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और वो स्मारक कौन कौन से हैं, तो हम लोग देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल
से भी हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि पता ही होगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है। और जो लॉर्ड कर्जन जब भारत के वायसराय थे, तो उसके कार्यकाल में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन जब वो चले गए तो बाद में इसका निर्माण जब 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं को डेडिकेट करके इसका निर्माण कराया गया। और यहाँ पे इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो बहुत से मतलब से स्मारक तो है ही, इसके अलावा यहाँ एक म्यूजियम बहुत अच्छा है। उस म्यूजियम में बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें रखी गई है, और उन चीज़ों को रखने के साथ साथ उनके बगल में उनका पूरा डिटेल भी लिख दिया गया है। ये क्या है, इसे कब लाया गया है, ये किस किस घटना का प्रतीक है, सारी चीज़ों का वहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही महत्वपूर्ण मान सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉल को। आप कलकत्ता जाएंगे तो विजिट भी कर सकते हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं कि प्ले जो होते हैं शिलालेख शिलालेख भी लगाए गए हैं। उन शिलालेख में इनका उद्घाटन कब हुआ, इनके उद्घाटन में कौन कौन थे, ये किस एक्ट के तहत पारित हुआ, गवर्नर जनरल या वायसराय उस वक्त कौन थे, इसके चीफ गेस्ट कौन थे, या जो भी संग्रहालय में सामग्रियों को रखा गया, काफ़ी बारीकी से उनका डिटेल्स भी वहाँ पे है। इससे भी हम आधुनिक भारतीय इतिहास को जान सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंडिया गेट कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो इंडिया गेट में जो कि एक तरह से हमारा जो कि प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे भारतीय सैनिक, अफगान सैनिक शहीद हो गए थे, तो उनके याद में इंडिया गेट को बनाया गया था। और ये यहाँ पे अगर जाते हैं तो बहुत सारे सैनिकों के आपको जो कि शहीद हुए थे, हजारों सैनिकों के आपको नाम उत्कीर्ण मिलेंगे। और ये भी भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इससे हमें ये जानकारी मिल जाती है कि आधुनिक काल में जब हमारा 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, उस दौर में कैसे भारतीयों ने अंग्रेज़ों की सेना में मिलकर भाग लिया और अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध किया, और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने सेवा के लिए वो शहीद हो गए। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है इंडिया गेट से। उसी तरह गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, और ये ब्रिटेन के सम्राट और उसकी महारानी के स्वागत के लिए इस गेट का निर्माण किया गया था, गेट ऑफ इंडिया मुंबई का। और आप अगर वहाँ पे भी जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको इनका निर्माण से लेकर इनका उद्घाटन, हर चीज़ के बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो आप इनसे भी आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, किया जाता है। स्मारक में ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सिक्के, निश्चय ही ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। सिक अगर किसी काल के हमें सिक्के मिलते हैं, उन सिक्कों में उन राजाओं के नाम, जब वो सिक्के बने, उस डेट या ईस्वी का अंकन वहाँ पे पाया जाता है। इससे पता चलता है उस दौर में हमें किस प्रकार की धातुएं प्रचलित थी, उस दौर की अर्थव्यवस्था कैसी थी, उस दौर में शासक कौन थे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें सिक्कों से मिल जाती है। इसलिए सिक्कों का प्रयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में किया जाता है। और आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत सारे सिक्के मिलते हैं। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सिक्के के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे, और ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप इनको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे पेगोडा सिक्का। पेगोडा सिक्का, तो पेगोडा सिक्का किसने जारी किया था? हैदर अली ने। और हैदर अली कहाँ के थे? मैसूर के। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, पेगोडा सिक्का किसने जारी किया था? हैदर अली ने। और वह कहाँ के थे? शासक मैसूर के।
यहाँ पे 16 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे सोना होगा। पेगोडा सिक्का किस चीज़ का बना होता था? सोना का। पेगोडा सिक्का सोना का बना होता था। और इसे किसने जारी किया था? हैदर अली ने। और हैदर अली आधुनिक भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहे हिंदुस्तान के। और इन्होंने अंग्रेजों से 3 युद्ध भी लड़ा था, जिसे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये याद रखेंगे, पेगोडा सिक्का क्या चीज़ का था? सोना का। किसने जारी किया? हैदर अली ने। हैदर अली कहाँ शासक था? मैसूर का। इसी तरह हौली सिक्का, हौली सिक्का किसने जारी किया था? निजाम ने। निजाम कहाँ के थे? हैदराबाद के शासक। और इस हौली सिक्का में चार मीनार का चित्र मिलता है हमें। हौली सिक्का किसने जारी किया? निजाम ने। निजाम कहाँ के शासक थे? हैदराबाद के। और इसमें क्या चीज़ का चित्र है? चार मीनार का। तो आपसे पूछा गया चार मीनार का चित्र वाला सिक्का कौन है? तो हौली सिक्का। इसी तरह पुर्तगाली जो सिक्का जारी करते थे उसको क्रुजाडो या मानेल सेल बोलते थे। पुर्तगालियों के सिक्के को क्रुजाडो या मानेल सेल बोलते थे। इसी तरह सिल्वर राइड्स, सिल्वर राइडर्स, सिल्वर राइडर्स किसका सिक्का था? डच का। डचों के द्वारा जारी सिक्के को क्या बोलते थे? सिल्वर राइडर्स। इसी तरह फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो फ्रांसीसियों ने जो सिक्का जारी किया था उसको फेनान बोलते थे। फ्रांसीसियों द्वारा जारी सिक्के को क्या बोलते थे? फेनान। इसी प्रकार जब यहाँ पे आगे जो हम लोग देख रहे हैं 3 प्रकार के सिक्के हैं, और ये जो सिक्के हैं आगे, ये सारे सिक्के इनकी रचना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। और आप इसे याद कर लेंगे, केरालिना सिक्का किसने जारी किया? अंग्रेज ने, ब्रिटिश ने। केरालिना ब्रिटिश ने। ये क्या चीज़ का था? सोना का। इसी तरह एंजलिना, एंजलिना सिक्का किसने जारी किया? ब्रिटिश ने। क्या चीज़ का था ये? चांदी का। क्यूब रूप तांबा का, किसने जारी किया? ब्रिटिश मतलब अंग्रेज ने। टिन्नी सिक्का ब्रिटिश ने, टीन का। आप याद रखेंगे, टिन्नी सिक्का ब्रिटिश ने, टीन का। इसमें आपको याद करना है, टिन्नी नाम से स्पष्ट है। क्यूब रूप, क्यूब रूप तांबा का होता था, ब्रिटिश ने जारी किया। एंजलिना ब्रिटिश ने जारी किया, चांदी का सिक्का। केरालिना ब्रिटिश ने जारी किया, सोना का सिक्का। इसी तरह जो कि इस सेक्शन का अंतिम पॉइंट है वो है 1835 में सिक्का अधिनियम। 1835 में भारत में अधिनियम बना, सिक्का अधिनियम, जिसके माध्यम से एक समान सिक्कों को जारी करने का नियम बना दिया गया। एक्चुअली उस समय भारत में छोटे छोटे बहुत से राजवंश थे, छोटे छोटे एरिया में वो शासन करते थे, सबका सिक्का भी अलग अलग होता था। तो अंग्रेज भी पूरे भारत में तो शासन नहीं कर पाए थे। ब्रिटिश प्रांत अलग था, देशी रियासत अलग था, कुछ एरिया स्वतंत्र रूप से था, तो वो लोग अपने तरीके से सिक्के जारी करते। लेकिन 1835 में एक अधिनियम पारित कर दिया गया, सिक्का अधिनियम, जिसके माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया कि पूरे भारत का जो सिक्का रहेगा वह एक ही रहेगा। तो पूछेगा आपसे सिक्का अधिनियम कब बना? 1835। और निश्चित ही मैंने कल भी कहा था ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, और सही में ये 43 मिनट्स का क्लास, और मैंने इसे जल्दी ख़त्म करने का प्रयास किया है। और आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के सेक्शन को आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे वो होगा आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन। इतिहास लेखन का क्या क्या दृष्टिकोण होता है उसको अगले क्लास में कल हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मैं पुनः आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, आज जो भी क्लासेस हुई अभी, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें कॉपी में, और पर डेली की क्लासेस का डेली नोट डाउन करते चलें, ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए, और इसको याद भी करते चलें, याद भी करते चलें। और कहीं अगर समझने में आपको दिक्कत हो या कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और पुनः ये कहूँगा कि आप लोग पूरे जो हमारे इस चैनल को, एग्ज़ाम फाइटर नंबर 1 को जो प्यार दिया है, इसके लिए दिल से आभार, शुक्रिया। और इन्हीं के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ आज की क्लास के लिए, और आप लोगों को शुभकामना देता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और जल्द से जल्द आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद,
जय भारत। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ।